क्या बात है गाइस, आज जाओ आखिरी चैप्टर एसएम का चार्ट रिवीजन, जिसमें हम पढ़ते भी हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझते भी हैं और एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सो दैट भैया हमारे लिए इजी हो जाए। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मौजा ही मौजा, खा ले बेटा तू झूठा ही झूठा। ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतन निमला दिस साइड फ्रॉम किशनदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आखिरी चैप्टर के चार्ट रिवीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है कि आप लोगों ने अभी तक ये सब पढ़ लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो बबुआ ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग ये पढ़ के आए होंगे, मतलब चार्ट रिवीजन से पहले आप लोगों ने एक आधी बार ये चैप्टर पढ़ा होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो फिर तो भाई मजा ही नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है जो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली कहने जा रहा था, वो ये थी, क्या कहने जा रहा था मैं? कुछ तो इंपॉर्टेंट कहने जा रहा था मैं, हाँ। पता नहीं, मैं कुछ तो इंपॉर्टेंट कहने जा रहा था। एनीवेज गाइस, कोई बात नहीं, मैं जो भी कहने जा रहा था अभी भी कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ये आपका 5वां चैप्टर है जो मैं शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैं 4 चैप्टर जो है वो खत्म कर चुका हूं। दिस इज द 5th एंड द लास्ट सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एंड आखिरी के एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप उससे दिमाग लगा सकते हो। चलिए सरकार शुरू करें। हाँ जी सरकार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के साथ हम लोग चालू कर रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन वाले चैप्टर को। सबसे पहली बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है? तो भैया सबसे पहली बात समझो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, लेकिन ये हर बार आए। क्योंकि भैया हमें हमेशा नए नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं, नई नई एक्शन चीजें बनानी पड़ती है। हम जो सोच रहे हैं वो होता नहीं है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम शायद चाहते नहीं है। इसीलिए बदलाव ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। से इट अगेन, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। लास्ट टाइम, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन 3 चीजें होती है। अब इन 3 पार्ट्स को आप देख सकते हो, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आप अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव बनाते हो, उसके हिसाब से आप एनवायरमेंटल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन को देखकर आप अपना एनालिसिस करते हो और अपनी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हो। ये पूरा ही पार्ट फॉर्मुलेशन का होता है। फिर हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं। कब तक सोचेंगे और सोचते ही रह जाएंगे बाबा? करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, ऐसे नहीं होता बाबा। घुसना पड़ता है, करना पड़ता है, एकदम दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर जब करने की बात आ जाती है तब हम कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। एंड उसके बाद हम लोग करते हैं स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। हम देखते हैं कि हाँ भैया हमारी पोजीशन क्या जा रही है, हमारी पोजीशन क्या नहीं जा रही है, कहां पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहां पर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज आर स्टेज। करेक्ट, हाँ जी सरकार, व्हाट इज आर स्टेज। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब यहां पर 2 चीज होती है, एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक होती है ऑपरेशनल प्लानिंग। देखो बच्चा बच्चा जानता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि हम लोग सोच रहे हैं, हम पॉलिसीज बना रहे हैं, हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, हम हमारी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है हम सब कुछ सोच रहे हैं, हम सब कुछ करने के बारे में दिमाग लगा रहे कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी करना है। अगेन फॉर्मुलेशन। सर, ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ऑन ग्राउंड हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कैसे करने वाले। ठीक है, पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें होती है 5। 5 कौन सी? फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, बिल्डिंग रेजिलेंस एंड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, देखो भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको जब स्ट्रेटजीज को बदलना होता है तब आपको सबसे पहले फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट चाहिए। भाई 70-80 साल के लोगों को अगर तुम आज एडटेक बनाने का बोलोगे या फिर लाइक ये ऑनलाइन वाले प्रोडक्ट बनाने का बोलोगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारी है। हम आज नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर पाते, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। डाइवर्सिफिकेशन, कितनी जगह अटकोगे, एक जगह कभी मत अटको, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मार्केट को, इन सबको बड़ा करो। सर, बड़ा करने से फायदा क्या होगा? आज सोच के देखो, एयरटेल जब चालू हुआ था, भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ, एयरटेल 2020 की 2016 की बात कर रहा हूँ, जब जियो आया तब एयरटेल की हालत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि एयरटेल का एक ही बिजनेस है, दैट इज टेलीकॉम बिजनेस। लेकिन जियो को यानी रिलायंस को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके बहुत सारे बिजनेस है। ठीक है, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। देखो ऑब्वियसली बात है,
आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हमने सोचा तो है, पता नहीं क्या हो रहा है। इम्पैक्ट हम लोग जो क्रिएट करना चाह रहे हो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बिल्डिंग रेजिलेंस का मतलब होता है कि भैया हमें अच्छे लोगों को लेके आना है, हमें हमारा इंटरनल एक तरीके से को ना बिल्डिंग बना रहे हो, हमें इंटरनल बिल्डिंग स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। हमारे इसमें पैसा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ग्रोथ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हम हर एक चीज को देख रहे हैं हमारी साइड चल रही कि नहीं चल रही है। फिर एक होता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। सर ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि अगर आप समझोगे इस बात को तो भैया आप हर चीज नहीं जानते। देखो मेरे हिसाब से आप भगवान नहीं हो, मेरे हिसाब से कोई भी भगवान नहीं है। चूंकि कोई भी भगवान नहीं है तो हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। बट हम जब अपने और सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ एक कोलैबोरेशन करते हैं ना, तो हमारा आइडिया एक्सचेंज होता है, हम नई रिसोर्सेज को लेके आते हैं, हम हमारे रिस्क को भी कंट्रोल करते हैं। यस सरकार। अब यहां पर डिस्कशन करते हैं सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेस। अरे भैया हम ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, हमारा क्या पॉइंट है। हम असेस करते हैं एनवायरमेंटल्स को कि एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है। 2020 में एनवायरमेंट बहुत ज्यादा बदल गया था, तो वो क्या हुआ 2025 में, अब एआई के जमाने में फिर से बदल रहा है, ठीक है। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा होलिस्टिक व्यू बनाते हैं कि अच्छा भैया यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, ठीक है। हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज को प्योरली बिल्ड करते हैं, ठीक है। हम हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लानिंग करते हैं, और ये एक सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या नीचे वाले बैठे हुए लोग ये सब प्लानिंग करते हैं? तो आंसर है नहीं, ठीक है, वो लोग नहीं करते, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 3 स्टेजेस है, सबको पता है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्यूएशन। उससे पहले विजन और हमारा एनवायरमेंटल, ठीक है सर। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर हम करंट रिसोर्सेस कहां लगा के रखिए वो बात करते हैं, हम हमारे बिजनेस के टैक्टिक्स की बात करते हैं, हम हमारे करंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम हमारे बिजनेस फंक्शंस और इन सब चीजों की बात करते हैं, हम हमारे फंक्शनल मैनेजर्स की बात करते हैं, यानी हम हर चीज को देखकर चलते हैं। ऑपरेशंस देखो मैं बताऊं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज मोर अबाउट सपने देखना, इज मोर अबाउट हवा में बातें करना, इज मोर अबाउट टॉकिंग अ लॉट अबाउट अदर थिंग्स। मगर जब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग की, तब हम ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब हम ना फिर ना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे आके बात कर रहे हैं कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, हम इस तरीके से बात कर। So that is where I think it comes that we are doing a like this thing, ठीक है। हाँ जी सरकार। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इन हाउ टू डील्स विद इट। सुनो भैया, आपने जो बोला है वो आपने जो सोचा है वो अनप्रेडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। देखो हम सब ना बहुत प्लानिंग करते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जैसे आप सोच के देखो ना, आज एआई से, अच्छा आप सोच के देखो, आज से 2 या 3 या 4 साल पहले तक कोई कंपनी ही नहीं थी ओपन एआई के नाम से, आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। आज से 7-8 साल पहले तक टिकटॉक नहीं था, जो आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब की 12 बजा के रखी है। अब यूट्यूब ने आज से सालों पहले सोचा होगा कि हम लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे इतना काम करेंगे, हम ये करेंगे। इंस्टाग्राम ने सोचा था हम इमेजेस करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, करेक्ट। बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे, हाँ जी सरकार। इन सारे थॉट प्रोसेस की 12 बजा दी ना यार, और इन सारे के सारे थॉट प्रोसेस की 12 बजा के एक तरीके से हो क्या रहा है, जो आप सोच नहीं रहे हो वो हो रहा है। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। अच्छा ये जो है सर, ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम है, ठीक है। ये दोनों जो है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम है, और ये सारे के सारे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मतलब ऊपर के लोग करते हैं क्या? हाँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या करना है, और ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब कैसे करना है। समझ में आ रही वाली बात? हाँ जी सरकार, ये वाली बात एकदम सिंपल है और हम इसको लिए मैनेजेबल कर पा रहे हैं, करेक्ट। हाँ जी सरकार। अब आती है कहानी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की। मतलब अरे भैया सीधी सी बात है, एक मैनेजरियल एक्सपेंस है। दिस इज एन मैनेजरियल एक्सपेंसेस पुटिंग अ फ्रेशली चूजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। हम हर चीज को ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे डिसीजन से एक्शन में हम कैसे बदलेंगे, हमने जो स्ट्रेटेजिक चॉइस करी थी उसको हम कैसे लाएंगे, हमारी फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, रिसोर्सेस एलोकेशन, न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, हम हर चीज को लेकर काम कर रहे हैं। हम पूरे घुसे हुए हैं, है ना, हम पूरे घुसे हुए हैं कि हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम एकदम जान लगा रहे हैं अपनी, ठीक है, हम एकदम जान लगा रहे हैं अपनी, ठीक है।
हाँ जी सरकार। अब यहाँ पर हमने पूरी जान लगा दी, हमने पूरे एफर्ट्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन। यस सरकार। अच्छा, ये वाला ग्राफ मैं आपको यहाँ पे नहीं, मेन बुक से समझाना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं सर। सुनो सुनो सुनो, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्निकली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में ना दो चीज होती है, या अपन पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में टेक्निकली देखो दो चीजें इन्वॉल्व होती है। पहली चीज इन्वॉल्व होती है आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, दूसरी इन्वॉल्व, एक सेकंड यार, रुको 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 रुको, मेरे को थोड़ा एक सेकंड थोड़ा कम करने दो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, हमें को इतना कुछ नहीं करना। हाँ, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में जो होती है ना, दो चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, दूसरा होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुनो भैया, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। दो ही तो चीजें होगी, पहला ज्ञान देना, दूसरा ज्ञान को अप्लाई करना। करेक्ट? हाँ, पहला ज्ञान देना, दूसरा ज्ञान को अप्लाई करना। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव, मैं बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बनाता हूं, और मेरा ऑपरेशन भी इफेक्टिव है, मतलब मैं ज्ञान भी बढ़िया दे देता हूं और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कर लेता हूं, तो भैया मेरी कंपनी थ्राइव कर जाएगी। मैं फाड़ दूंगा, मैं एकदम दुनिया को आग लगा दूंगा। करेक्ट? हाँ जी सरकार। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है, देखो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है लेकिन ऑपरेशन अच्छा है, तो भी मैं मरूंगा, लेकिन स्लोली मरूंगा। मतलब आप समझ रहे हो फॉर्मुलेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है? भाई अगर कोई आदमी फॉर्मुलेट ही नहीं कर पा रहा, तो आप मान के चलो कि जिंदगी बर्बाद है। आप समझ रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद है। ठीक है सर। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन जो है वो इफेक्टिव है, आप फॉर्मुलेट अच्छे से करते हो लेकिन आप अप्लाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, सोच से अच्छा हो लेकिन अच्छे से करते नहीं हो, तो भी आप सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो। अच्छा करने वाला नहीं जीत रहा, अच्छा सोचने वाला जीत रहा है यहाँ पे। ठीक है? और अगर आपके दोनों ही खराब हैं, तो ना तो साल आपको स्ट्रेटजी बनाने आती है ना कुछ करने आती है, तो आप मरोगे ही मरोगे। स्लो, मतलब आप क्विकली मरोगे। ठीक है? अगर आपका फॉर्मुलेशन वीक है तो आप स्लोली मरोगे, लेकिन अगर आपका इंप्लीमेंटेशन भी वीक है, दोनों ही वीक है, तो जल्दी मरोगे और फास्ट फास्ट मरोगे। कल मरते हो आज मरो वाली कहानी। ठीक है? तो चार स्टेज होती है: थ्राइव, डाई स्लो, सर्वाइव एंड डाई क्विकली। थ्राइव, डाई स्लो, डाई क्विकली, एंड हमारा इस तरीके से चलता है। हाँ जी सरकार। चलो भैया, ये वाली बात क्लियर है। हाँ जी सरकार। अब यहाँ पर वही वाली बातें देख रखिए। ठीक है? स्क्वायर ए बात कर रहा है, ये अपन ने पढ़ लिया। स्क्वायर बी, स्क्वायर सी, स्क्वायर डी, ये मैंने आपको पढ़ा लिया। सक्सेसफुली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको अच्छे से फॉर्मुलेट करने आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करने भी आता है। ठीक है? इट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट फॉर समथिंग इम्प्लीमेंटेशन देन टू से। मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमेशा डिफिकल्ट होगा सर, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक सवाल है सर, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट क्यों होगा? देखो मैं एक बात बता, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, तुमने सोचा सर मैं ना एसएम को भी आपके साथ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एसएम को एक बार खुद से रिवाइज करूंगा, और उसके बाद मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लूंगा। सर मजा आ जाएगा सर। तुमने सोचा? हाँ हमने सोचा। सोच तो तुमने लिया ना, अप्लाई किया क्या? अरे भैया, हर कंपनी सोच लेती है। आज मेरे को एक बात बताओ, ट्विटर का रेवेन्यू 66% गिर गया है जब से इलॉन मस्क ने उसे लिया है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि भैया, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। उन्होंने सोचा होगा तभी तो कंपनी खरीदी होगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मेरे आने से कंपनियां इतनी छोड़ के जाएंगी। लेकिन छोड़ के जा रही है ना यार, आप समझ रहे हो? छोड़ के जा रही है ना यार, बस ये समझने वाली बात है बेटा। ठीक है? हाँ जी सरकार। ओके, अब स्ट्रेटजी फॉर्मेशन दो चीजें होती है। यहां पर हम लोग इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, यहां पर हम लोग इफिशियंसी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्राइमरली इंटेलेक्टिव प्रोसेस, दिमाग वाला काम है, लेकिन ये ऑपरेशनल प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन जो है सर, ये कॉन्सेप्चुअल दिमाग एनालिटिक्स स्किल्स लगाता है, लेकिन ये जो है ये मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल। करो करो मांग तेरी भरो, ये सब करने वाली बात है। ठीक है?
स्ट्रेटजी फॉर्मेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एट टॉप लेवल, क्योंकि सब बड़े बड़े लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप मिडिल लोअर सबकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, नैनो का लो प्राइस का बहुत अच्छा आइडिया था, फॉर्मुलेशन वाज वे गुड, लेकिन वो लो प्राइस से कब गरीबों में शिफ्ट हो गया पता नहीं पड़ा, इसलिए वेस्ट हो गया। नोकिया के पास, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा था, और नोकिया ने सोचा था कि भैया हम तो आग लगा देंगे, हम तो भैया हमारे पास बेस्ट ओएस है, हम तो फाड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये वो। फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा था लेकिन इंप्लीमेंटेशन खराब था, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। अब सर स्ट्रेटजी को लगाने में क्या क्या इश्यूज आते हैं? 3 तरह के इशू आते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब different element in strategy formulation starting from with objective setting through environmental organizational appraisal, strategic electiveness, choice of strategic and plan determined course that organization adopt for itself। मतलब आप एक तरीके से देख रहे हो भैया हमारा क्या क्या चल रहा है, आप एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज को देख रहे हो, आप न्यू स्ट्रेटजीज को लेके आ रहे हो, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप लीडरशिप देख रहे हो। करेक्ट, हाँ जी सरकार। बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है? Organization tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of present structure resources। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं 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 नहीं, जो चल रहा है चलने दो भैया। हम पुरानी स्ट्रेटजीज को भी यूज कर लेंगे, हम यहाँ पर प्रोसेस को ज्यादा नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी, कोई भी इशू न आए। लेकिन सर इश्यूज क्या होते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ये भी तो बताओ। देखो एक बात बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना, क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, अपनी रिसोर्सेस को अलोकेट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और लीडरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, किन लोगों के थ्रू करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 6 चीजें होती है। सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, रिसोर्स अलोकेशन, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन एंड बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। देखो ऐसा नहीं है कि ये एक फ्लो में ही होगा, नहीं 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 नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं बन रहा है। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई बोलता है हम टॉप टू बॉटम मेथड अप्लाई करेंगे, कोई बोलता है हम बॉटम टू टॉप मेथड अप्लाई करेंगे। भैया आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन बनाना है, बिहेवियर बनाना है, रिसोर्सेज को डिसाइड करना है। अब आपको टॉप टू बॉटम डिसाइड करना है, बॉटम टू टॉप डिसाइड करना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजीज में अब जब एक प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है, जब आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो तब आपके दिमाग में इम्प्लीमेंटेशन वाली कहानी भी होनी चाहिए। अगर सर इम्प्लीमेंटेशन वाली कहानी नहीं है तब ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है सरकार। एक होता है स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस, सर स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या होता है? The changes in environmental forces often require business to make modification in their existing strategies and bring out new strategies। आप existing में बदलाव कर रहे हो, new strategies लेके आ रहे हो। Strategic changes is a complex process that involve corporate strategies focus on new market, product, service। क्या आपको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ता है? हाँ जी सरकार, कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ता है। इसमें भी 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द चेंज। अरे भैया पहले डायग्नोस करो कि आपको अपने एग्जिस्टिंग धंधे में बदलाव करने की जरूरत है। आप स्कैन करो, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो, आप अपने आप को समझो। फिर होता है क्रिएट अ शेयर्ड विजन। ठीक है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। सर उसके बाद यहां पर भी आपने रिकॉग्नाइज कर लिया बदलाव करना है, करेक्ट। फिर आप अपना विजन शेयर करो कि आपको डिसाइड बताना पड़ेगा कि भैया देखो हमें ये बदलाव करने की जरूरत है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समझाना पड़ेगा कि देखो हमें ऐसे बदलना है, हमें बिजनेस कल्चर बदलना है। फिर इंस्टीट्यूशन द चेंज होगा, फिर हम चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे। इसमें भी हमारे कुर्ट लेविन्स मॉडल का बहुत अच्छा मॉडल है, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अनफ्रीजिंग, चेंज, रीफ्रीजिंग। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है,
कुर्ट लेविन साहब ने कहा कि देखो भैया, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन एक ठोस बर्फ है, ठीक है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज तक सारा काम टेली यूज नहीं होता था, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम लिख के होता था, ठीक। सारा काम कॉपी किताब लाल डायरी के अंदर आप करते थे। तो भैया सबसे पहले आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा। सर अनफ्रीज द सिचुएशन का मतलब क्या होता है? अनफ्रीज द सिचुएशन का मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसिटी चेंजेस के लिए बात कर रहे हो कि देखो भैया हमें बदलाव लाना पड़ेंगे, हमें सबको समझाना पड़ेगा कि पता पड़े आप बदलाव लाने वाले लोगों को सरप्राइज ना मिल जाए कि अरे ये तो बदलाव आ गया, ठीक है। हमें एटीट्यूड को, बिहेवियर को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, ठीक है, इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा। हमें प्रॉपर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा कि देखो भैया जो ये लाल किताब वाला आइटम है, जो हम ये हिसाब जो है लाल डायरी में रख रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। पहले हमें पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अनफ्रीज करना पड़ेगा। द मोमेंट वी डिड द अनफ्रीजिंग, अब हम बदलाव करेंगे, अब हम चेंज लाएंगे, अब हम सारी चीजें लाएंगे। सर कैसे आएगा? हम एक बार ये पूरी अनफ्रीजिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारे एचसी साहब ने कहा था, एचसी केल्विन साहब ने 3 चीजें कही थी। सबसे पहले कंप्लाइंस, आपको जो बदलाव को ले रहा है उसे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और जो नहीं कर रहा है उसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी, चेंजिंग द सिचुएशन के अंदर भी 3 चीजें हैं। सबसे पहला है, बोलो बेटा, कंप्लाइंस। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। सर आइडेंटिफिकेशन मतलब साइकोलॉजिकली आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाइज उन्हें बताना पड़ेगा कि वाह भैया आपने तो बदलाव कर दिया। फिर हमें करना पड़ेगा इंटरनलाइजेशन। अब इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है आप चेंजेस कर रहे हो और सबको समझा रहे हो और एडॉप्ट करवा रहे हो, ठीक है। आप सबको इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो, आप सारे के सारे बिहेवियर को एडॉप्ट करते जा रहे हो। तो सबसे पहले आप, केविन बोल रहा हूं यहाँ पे, लेविन साहब ने कहा था, कुर्ट लेविन साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले अनफ्रीज करते हैं, फिर चेंज करते हैं। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। मतलब क्या हुआ भैया, हमें लगा कि यार अब ये जो लाल किताब वाला सिस्टम है काम नहीं करेगा यार, है ना। अब जो है लाल किताब वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, तो हमने पूरा लाल किताब वाला सिस्टम चेंज कर दिया। हमने पूरा लाल किताब वाला सिस्टम चेंज कर दिया, अनफ्रीज कर दिया कि यार ये सिस्टम रोक दो। सबके साथ दिन में 5-5 बार मीटिंग करी, सारे अकाउंटेंट के साथ, उनको फायदा समझाया, उनको फायदा दिखाया, उनको उनका काम कितना इजीली होगा ये समझाया, और सारी चीजें करी। हाँ जी सरकार। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सर चेंज कर दिया, फिर हमने रीफ्रीजिंग कर दी। अब रीफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? रीफ्रीजिंग मतलब न्यू बिहेवियर्स और पैटर्न्स को, हमारे नए नए चीज़ों को फिक्स कर दिया कि आज से सारी अकाउंटिंग इसी दिन होगी, आज से सारी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी, आज से सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। हमने हर चीज को रीफ्रीज कर दिया, ठीक है। हम सारे परमानेंट चेंजेस को फिक्स कर देंगे कि अब से सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इससे क्या हुआ सर? इससे हम सबके साथ अपना चेंजेस बस शेयर कर पाए, और हमने चेंजेस को जो है वो एक सही तरीके से ले लिया। समझ में आया क्या? हाँ जी सरकार। हमने सारी चीजों को वैसे ले लिया, हाँ जी सरकार। चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बदलना पड़ रहा है क्या? अरे भाई साहब ये तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। हाँ यार। डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर क्यों रहे, सबसे पहले बताना पड़ेगा, हाँ जी सरकार। फिर हमें करंट असेट्स, करंट स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन के गैप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हाँ भैया आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगेन आप देख रहे हो, सबसे पहले अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर अपनी औकात बताओ, ठीक है। फिर आप एक तरीके से बताओगे कि भैया हमारी करंट स्टेट क्या है। फिर आप अपना रोड मैप बनाओगे कि आउटलाइन बनाओगे, देखो हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए। फिर हम हमारी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और set of tools and best practices used to manage change in an organization. It assists in making changes in safe and regulated manner, reducing the possibility of determined effectiveness of the companies. मतलब हम भैया जो है
मैनेजमेंट वर्क कैसे करेगा, हम बहुत ही सॉफ्टली चीज़ों को करेंगे, सेफली करेंगे, हम पूरा पॉसिबल जितने भी रिस्क है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें कम से कम करेंगे, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे, और उस तरीके से पूरी मेथड चल रही है. अब प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने सब कुछ सही किया तो क्या होगा सर, जो भी आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, आप प्रॉपर प्रोसीजर टूल्स वगैरह मॉडिफाई कर पाओगे, आप इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव कर पाओगे, आप स्टाफ मेंबर को पूरा पार्टिसिपेट कर पाओगे, और आप हर चीज के अंदर घुस के सही तरीके से काम कर पाओगे. लेकिन ठीक है, लेकिन सर 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला, एवरी चेंज शुड बिगेन एट द टॉप. अभी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही हैं, ठीक है. अब आप समझो, आज भी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आज भी रिलेवेंट है. आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है अच्छे से, या फिर आज भी वो लोग पुरानी मेथड में लगे हुए हैं. अब मैं आपको बताऊं, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बदल गया. पहले का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा अलग था, अभी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अलग है. मैं बताता हूँ कैसे. पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग था शुड रदर से. आज की तारीख में जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो अब हमें एआई के साथ भी इंटीग्रेट करना है. मतलब अब जब मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, आई डोंट मीन ओनली अ बेसिक लोकल थिंग्स. ना 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 ना, नाउ इट ऑल्सो मीन्स कि हम एक तरीके से एआई की बात भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत रिलेवेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो? हाँ जी सरकार. सबसे पहली बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है. सो इट ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉप, विद द लीडर्स एंड एवरीथिंग. क्या लीडर्स ही करते हैं? हाँ जी सरकार. वही ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हैं. फिर होता है एंश्योर दैट चेंज इन बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. जो आप बदलाव कर रहे हो ना, वो सिर्फ नेसेसिटी हुआ तो भी प्रॉब्लम है, डिजायर्ड भी होना चाहिए. जैसे अगर एक कोई कंपनी है, अगर आज वो एआई को नहीं लेके आ रही है तो वो नेसेसरी तो है, लेकिन अगर वो डिजायर्ड नहीं है ना, तो कंपनी वो चेंज ला ही नहीं पाएगी. मैं आपको बताऊं, नेसेसिटी से ज्यादा डिजायर होता है. ये बात आप याद रखना, ठीक है. द फैक्ट, ठीक है, सीधी सी बात है, डिसीजन मेकर्स आर अनअवेयर ऑफ हाउ प्रॉपरली हैंडल अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवनेस. भैया जो रूल बना रहे हैं उन सबको इतनी चीजें नहीं पता, वो सब कर रहे हैं. रिड्यूस डिस्ट्रप्शन. आप नहीं चाहते कि एम्प्लॉयज बदले, आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा न्यू टैक्टिक्स, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें लेके आके प्रॉब्लम क्रिएट कर लो. आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लोगों को बदल दो. इसीलिए आपको सर डिस्ट्रप्शन को कम से कम रखना पड़ेगा, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बाबा. एनकरेज कम्युनिकेशन. यार कम्युनिकेट करना पड़ेगा यार, आपको कोलेब्रेशन लेके आना पड़ेगा, आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, नए प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा. देखो यार समझो, आपके विजन की तरह आपको सबको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. सर अगर आपने कम्युनिकेशन एनकरेज ही नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, है ना. एंड रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म, दैट इज नॉट एक्सेप्शन. भैया द एबिलिटी to continuous initiate and respond to the change in ways to create an advantage, minimize risk and sustain performance. कि भैया आप सबको अगर अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो होगा. तो सर डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? बिगिन एट द टॉप. सर वापस बोलेंगे क्या है? बिगिन एट द टॉप. ensure that the change is both necessary and desired. Ensure that both the change is necessary and desired. Reduce disruption, reduce disruption, reduce disruption. Encourage communication, encourage communication, encourage communication, and recognize that change is the norm, not the exception. समझ में आया? हाँ जी सरकार. अब कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर भी सर 5 चीजें हैं जो गो एंड गो जाएगी. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शेयर करो. कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है. कम्युनिकेशन इज द की. रेजिस्टेंस आएगा, लोग रेजिस्ट करेंगे, लोग कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे, लोग कहीं ना कहीं चीजों को सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे. क्या चेंजेस ग्रेजुअली आते जाएंगे? हाँ, एक दिन में सब नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा. एंड हम प्रॉपर असिस्टेंस और ट्रेनिंग देंगे लोगों को कि हाँ भैया देखो हम आपको असिस्टेंस दे रहे हैं, देखो हम आपके साथ काम कर रहे हैं, देखो हम आपके साथ लगे हुए हैं. देन ऑल्सो इट विल वर्क, या आई शुड रदर से देन ओनली इट विल वर्क. ठीक है.
चलो 2 मिनट रिलैक्स करो, फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैकेंजी साहब के साथ ऐसे जिनके साथ हमें शुरू करना है, तो 2 मिनट का वेट करते हैं। जितना पढ़ा है उतना सोचो। अगर हाथ में चार्ट बुक है, ये चार्ट बुक हार्ड कॉपी में अवेलेबल है बेटा, ठीक है। ये है ये चार्ट बुक, ये है ये चार्ट बुक, ठीक है। तो ये चार्ट बुक जो है वो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में अवेलेबल है बेटा। अगर आपके पास चार्ट बुक है तो इसको एक बार नजर घुमाते रहो, घुमाते रहो। चलो भाई, चलो डन है। क्या है वो, एक आधा मिनट रिलैक्स भी होना जरूरी है कभी कभी। करें आगे बढ़े। चलो सरकार, सरकारता साडी अपनी है। आज के एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर हो गए, ठीक है। अरे मेरे को ये वाला लेक्चर प्रोवाइड करना था, आज क्या बहुत सारे लेक्चर्स हो गए एक्चुअली। पर मुझे कल ये वाला लेक्चर भी प्रोवाइड करना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इसलिए मेरे को बीच में एक आधा मिनट लगा, अदरवाइज अपन रुकते नहीं, बट ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा, 1 2 3 4 5, 5 पेज ही बचे, ठीक है। 5 पेज ही बचे, हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सरकार, मैकेंजी मैकेंजी 7S मॉडल क्या कहता है? सर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है ये, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है। 7S के बारे में भाई साहब ने कहा है, मुझे एक बार के लिए यहाँ पर बुक में खोलने दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए खोल के रखा हुआ है, हाँ। ये है मैकेंजी के 7S मॉडल, ठीक है। ये है मैकेंजी के 7S मॉडल, जिसमें सॉफ्ट एस और हार्ड एस दोनों है। सॉफ्ट एस में हमारे पास टोटल मिलाकर 4 चीजें, और हार्ड एस में हमारे पास मिलाकर 3 चीजें। हार्ड एस क्या है? हार्ड एस है स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम, बोलेंगे स्ट्रेटजी सिस्टम स्ट्रक्चर, वापस है स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम। हाँ जी सरकार, ये हार्ड एस है, ठीक है। ये हार्ड एस है। हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सॉफ्ट एलिमेंट क्या है? शेयर्ड वैल्यू स्टाफ स्किल स्टाइल, शेयर्ड वैल्यू स्टाफ स्किल स्टाइल, shared value staff scale style, 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 करेक्ट। हाँ जी सरकार, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड में क्या होता है भैया, हम लोगों को सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर में हम डिपार्टमेंट वर्क कोलेब्रेशन करते हैं। सिस्टम में हम फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस बनाते हैं। शेयर्ड वैल्यूज मतलब हमारे दिमाग में आइडियाज क्या चल रहा है, हम सबको शेयर करते हैं। स्टाफ में हम लोग स्टाफ डेवलपमेंट सारी चीज़ें करेंगे। स्किल्स मतलब हम हमारे लोगों को स्किल कॉम्पिटेंट बनाएंगे, अगर किसी के पास स्किल्स की कमी है तो हम उसे वो स्किल्स देने की भी कोशिश करेंगे। स्टाइल के अंदर हम लोग लीडरशिप से लेकर हर चीज़ को बनाएंगे, सो दैट एवरीथिंग शुड गो ऑन अ वेरी 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 सिमिलर वे। तो हार्ड क्या है? स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम, वापस से स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम। सॉफ्ट क्या है? शेयर वैल्यू स्टाफ स्किल स्टाइल, शेयर वैल्यू स्टाफ स्किल स्टाइल, ठीक है। शेयर वैल्यू स्टाफ स्किल स्टाइल, ठीक है। हाँ जी सरकार, तो क्या ये वाली बात बहुत सिंपल सी है? हाँ जी सरकार। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का ही बात चल रहा है। देखो, इसे देने वाले बंदे का नाम था एडसन स्पेंसर। क्या है? एडसन, यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। एडसन स्पेंसर, एडसन स्पेंसर। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, चलिए। In order to implement strategies, organization need to organizational structure. Change in corporate strategies often require change in a way of organization, ठीक है, सारे बदलाव करने पड़ेंगे।
फर्स्ट स्ट्रक्चर लार्जली डेपिसिट हाउ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी विल बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब देखो एक सीधी तरीके से बताऊं तो आप पूरा एक सिस्टम बनाते हो क्या, हाँ जी सरकार, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसे दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हाँ जी सरकार। सुनो भैया, यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट है, अच्छा इसमें भी एक सेकंड सर, चेंजेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज ऑफन रिक्वायर्ड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है तो क्या आपको पूरा अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, हाँ जी सरकार। और यहाँ पे दो मेजर रीजन है, मतलब आप सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बदल सकते, आपको पूरा अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। उसके पीछे दो रीजन है। पहला, स्ट्रक्चर लार्जली डेडिकेटेड हाउ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज स्टैब्लिश टू अचीव, हाँ जी सरकार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, structures largely dedicate how operational objectives and policy will be established to achieve structure objectives। हमारी कैसे बना हुआ है, हमारा प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम कैसे पॉलिसीज बना रहे हैं, सब कुछ, हाँ जी सरकार। सेकंड मेजर रीजन व्हाई चेंज स्ट्रेटजीज ऑफन रिक्वायर चेंज इन स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर डिकेट्स हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। अब हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करने वाले हैं, हम हमारी बिजनेस लाइन क्या बनाने वाले हैं, हमारे फंक्शनल एरियाज क्या होंगे, हमारे एक तरीके से रिसोर्सेज अलोकेट कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। अगर मुझे मतलब सॉरी, मैं अगर सिर्फ स्ट्रेटजी बदलने के लिए सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेटजी बदल सकता हूँ? नहीं भैया, स्ट्रेटजी बदलने के लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ सकता है। हर चीज बदली जाती है, ठीक है, हर चीज। अब यहाँ पे चांडलर भाई साहब ने बोला था कि स्मॉल फर्म्स जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है, सेंट्रलाइज्ड, हर चीज एक आदमी के थ्रू होके जा रही है। स्मॉल फर्म्स क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। मीडियम साइज फंक्शंस फर्म्स क्या होती है, वो डिविजन, देखो सुनो सुनो, वापस से स्मॉल फर्म्स आर फंक्शनली स्ट्रक्चर्ड, सेंट्रलाइज्ड। छोटी फर्म में क्या होता है, एक ही मैनेजर है, एक ही ऑनर है, सब वही डिस्कशन कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड। मीडियम साइज फर्म जो होती है वो डिविजनल स्ट्रक्चर होती है, मार्केटिंग अलग, सेल्स अलग, टेक अलग, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, हर इंसान अलग अलग आदमी है। लार्ज फर्म्स एसबीयू या फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करती है। तो चांडलर साहब के साथ पांच चीजें होती हैं यहाँ पर। न्यू स्ट्रेटजी इज फॉर्म सबसे पहले, फिर न्यू स्ट्रेटजी प्रॉब्लम इमर्ज, नया एडमिशन की प्रॉब्लम आ गई, फिर ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लाइन आया है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और फिर नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा। तो आप नया स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर आपका बिजनेस डिक्लाइन करता है, फिर आपका बिजनेस इंप्रूव करता है, और फिर आपकी नई स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश हो जाती है। वापस से बोलूं, सबसे पहले आपका न्यू स्ट्रेटजी बनती है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वो प्रॉब्लम्स आती है, फिर आपका बिजनेस डाउन जाता है। सर क्या हमेशा ही ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि जब भी नई चीजें होती है, सुनो ध्यान से, जब भी नई चीजें होती है वो बिना प्रॉब्लम की नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, अच्छा मैं चार बोल रहा हूँ, सॉरी आठ होते हैं, हाँ मैं बोलते बोलते चार बोल दिया मैंने। सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एसबीयूज, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ग्लास स्ट्रक्चर। वापस से बोले कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं? 8 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ग्लास स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर सिंपल स्ट्रक्चर स्मॉल कंपनीज के लिए होता है। मतलब भैया आपने एक ओनर या मैनेजर बना के रखा है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, वही सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, स्टाफ को भी देख रहा है, छोटे छोटे रूल, छोटे छोटे टास्क, सारी चीजें छोटे छोटे लेवल पे हो रही है, और डे टू डे ऑपरेशंस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बहुत ही सही है। दूसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पर एक सीईओ होता है, फिर उसके नीचे फाइनेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग, एचआर होता है, उसके नीचे भी अलग अलग लोग होते हैं। तो भैया यहां पर अगर आप समझोगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं, मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, सारी चीजें। फिर एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। से डिविजनल और उसमें क्या फर्क होता है? डिवीजन में हम एक ही बिजनेस के अंदर दो डिवीजन बना रहे हैं, डिवीजन से अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीईओ यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग चल रहा है, कॉर्पोरेट लीगल अलग चल रहा है, उसी के अंदर उनके अंदर ही उनका जनरल मैनेजर चल रहा है,
फिर इनके अंदर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल, ये सब भी अलग अलग चल रहा है। तो भैया एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो डिविजनल जो है वो और ज़्यादा लेयर है, हाँ, लेकिन ये यूज होता है जोग्राफिकल एरियाज के अंदर। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, एमपी का अलग कर सकता हूँ, सिटीज का अलग कर सकता हूँ, यस और नो, हाँ जी सरकार। मैं यहाँ पर इससे क्या होता है, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है, मेरा डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब क्या हो सकता है मैं समझाता हूँ। अमेजोन क्या हर कंट्रीज के अलग अलग सीईओ रख सकता है? हाँ रख सकता है। या फिर क्या एचयूएल हर स्टेट के अलग अलग रख सकता है? हाँ रखता है, रखता है ना भैया। क्या हर डिवीजन का अपना स्पेशलिस्ट है? हाँ। क्या यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ नहीं होगा? होगा। एमपी का भी अपना मार्केटिंग है, यूपी का भी अपना मार्केटिंग हेड है, भाई प्रॉब्लम तो है। क्या सारे मैनेजर्स अच्छे होते हैं? हाँ। यहां पर लेकिन हम लोग ना ज्यादा अच्छे से घुस सकते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डिविजनल के बाद अब आ गया मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट डिवीजन बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट डिवीजन बना रहे हैं। असलियत में आप देखोगे तो अमेजोन का इंडिया ऑफिस अलग, यूएसए ऑफिस अलग। अब सुनो, अमेजोन का यूएसए और इंडिया वाला ऑफिस अलग अलग है। अब वो एसबीओ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है, बट ठीक है। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस। हमने हर किसी को अलग अलग बिजनेस ही बना दिया है। तो फिर सर ये एसबीओ क्या होगा? देखो एसबीओ तो और बड़ा फॉर्मेट है। एसबीओ मतलब धंधे अलग अलग है, समझो। सुनो सुनो सुनो, डिवीजन, मल्टी डिविजनल, ठीक है, फंक्शनल, ये सब ना अमेजोन के अंदर हो सकता है। कि अमेजोन है, अमेजोन के ही अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो अमेजोन ने क्या किया है, अमेजोन ने इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग डिवीजन बना के रखा है या मल्टी डिविजन बना दिया है, और उसके अंदर उसने डिवीजन बना दिए हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसने जो है सर फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिया है, करेक्ट। लेकिन टाटा की कितनी कंपनियां हैं, रिलायंस की कितनी कंपनियां हैं? सर बहुत सारी हैं। तो उनके लिए ये है एस बी यू, ठीक है, उनके लिए वो सब हो जाता है एस बी यू, मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये होता है मल्टी प्रोडक्ट या फिर मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज के केस में। टाटा ट्रस्ट ओन करता है जूडियो को भी, इंडिया जारा को भी, वेस्ट 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 कौन सी ब्रांड है उसकी, वेस्टी, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड यार रुको यार, टाटा वेस्ट साइड, ठीक है, टाटा वेस्ट साइड को भी ओन करता है, हाँ। अब क्या हो सकता है, इन तीनों को अलग अलग बिजनेस यूनिट के अंदर डाल दिया। भाई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर टॉप पे बैठा है, एसबीओ ग्रुप सेकेंड लेवल पे बैठा है, डिविजनल वाले लोग थर्ड लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लेकिन हम और ज्यादा सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस विच ऑफर स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग। सबकी प्लानिंग अलग अलग है, हाँ जी सरकार। खुद के अलग अलग कॉम्पिटिटर है, हाँ। जारा का कॉम्पिटिटर है वो यूस्टा, रिलायंस का। वेस्ट साइड का कॉम्पिटिटर कोई और होगा, जारा का कॉम्पिटिटर कोई और होगा, जूडियो का अलग होगा, है ना। इट हैज मैनेजर हु हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है प्रेसिडेंट, फिर आर एन डी, फाइनेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग, रिसोर्स, इनके नीचे इन्होंने स्ट्रेटेजी बना कर, यानी प्लानिंग के अंदर 4 लोग हैं, एचआर के अंदर ये बिजनेस आ रहे हैं, फिर इनके नीचे और अलग डिविजन्स आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर हो गया एसबीयूज, उसके नीचे सब चीज हो रही है, हाँ जी, ठीक है। A scientific method of grouping the business or multi-business corporation which helps in strategic planning। है तो सब कपड़ों का ही या है सब तो कंज्यूमर ही, तो भैया यहाँ पर भी बहुत हेल्प होता है, समझ रहे हो। एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन टेरिटोरियल यूनिट्स। आप उसको कैसे यूनिट में डिवाइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी सरकार। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी टेकन अप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस। तो भैया रिलेटेड बिजनेस है, एकदम रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्ट या बिजनेस आर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड पॉइंट फंक्शंस, यहाँ पे है। अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बिजनेस इन एनी ग्रुप्स आर सेपरेटेड, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप अलग से सेपरेट कर रहे हो। ग्रुपिंग ऑफ द बिजनेस ऑन एसबीओ लाइंस हेल्प फॉर्म इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय रिमूविंग वॉगनेस एंड कंफ्यूजन। क्या होगा, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन वो ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए बैठेंगे ना यार, कि अच्छा तू बता क्या अच्छा चल रहा है, अच्छा चल तू बता क्या अच्छा चल रहा है, अच्छा चल तू भी बता क्या अच्छा चल रहा है। तो आप ना बैठ कर डिस्कशन कर पाओगे कि अच्छा देख ये बिजनेस में ना ये अच्छा चल रहा है,
आप ना बैठ के समझ पाओगे। ईच एसबीओ इज सेपरेट बिजनेस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू। भाई देखो, भले इन सब के पिताजी एक ही है, लेकिन अलग अलग बिजनेस होता है। जैसे मैंने एक फूड कंपनी खोली थी कॉल्ड कमीने फूड्स। ठीक है, हाँ, मुझे एक ऐसा नाम रखना था जो सबको याद हो जाए। तो मैंने एक फूड कंपनी खोली थी विद द नेम ऑफ कमीने फूड्स। अब कमीने फूड्स के अंदर आपको पता है 12 ब्रांड्स थी। अच्छा, 12 में से 4 तो सिर्फ बर्गर ही बेच रही थी, और चारों बर्गर का मैं रॉ मटेरियल एक ही जगह से खरीदता था, लेकिन 4 अलग अलग ब्रांडिंग के थ्रू उसको बेचता था। ऐसा ईच एसबी विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, जो मैंने आपको बताया है ना। सबका अपना अपना सीईओ भी होता है। एसबीओ माइट बिल्ड सिमिलर टेक्नोलॉजीज और प्रोवाइड सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो भी हो सकता है। एसबीओ माइट बी सर्विंग सिमिलर और डिफरेंट मार्केट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। वेबसाइट और जूडियो का मार्केट सेम नहीं है, और इट मे दैट अदर कॉम्पिटेंस ऑन विच द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डिफरेंट एसबीओ बिल्ट हैव सिमिलरिटीज। अलग अलग भी हो सकता है, देखो सेम सेम भी हो सकता है, उससे मना नहीं है। मतलब ये सारी की सारी चीजें हो सकती है क्या? हाँ जी सरकार, ये सारी की सारी चीजें हो सकती है, यहां पर हम उसे नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है? मैट्रिक स्ट्रक्चर is the most complex of all decision because it depends on both vertical and horizontal flows. अब आप क्या कर रहे हो, आपके अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कभी कभी कंबाइन कर देते हो, कभी कभी डिपार्टमेंट्स को मिक्स कर देते हो। अ मैट्रिक स्ट्रक्चर हैज ड्यूअल लाइंस अथॉरिटी, ड्यूअल सोर्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, shared authority, dual reporting channels and need of for an extensive effective communication system. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो। मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। मार्क बिजनेस ए मार्केटिंग, बिजनेस बी सेल्स, बिजनेस मतलब बिजनेस मार्केटिंग 4 बिजनेस की, सेल्स 4 बिजनेस का, फाइनेंस 4 बिजनेस का, और एचआर 4 बिजनेस का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, चारों डिपार्टमेंट को साथ में भी काम करवा सकते हैं। हम बोल सकते हैं सारे मार्केटिंग वालों तुम साथ में काम करो, सारे सेल्स वालों तुम साथ में काम करो, सारे फाइनेंस वालों तुम साथ में काम करो। और हम कभी कभी, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो 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 मार्क देखो 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 मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, ठीक है, और बिजनेस डी। अब इस बिजनेस के अंदर क्या है, सेल्स 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 सेल्स, फाइनेंस 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 फाइनेंस, और एचआर टेक 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 टेक। अब देखो ये लोग क्या है, ये लोग ऐसे भी साथ में काम कर सकते हैं और ऐसे भी साथ में काम कर सकते हैं। सर इससे फायदा क्या हो रहा है भैया? अलग अलग मार्केटिंग वाले बात करके अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, और साथ में जो एक बिजनेस वाले हैं वो भी साथ में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, एक होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे 3 तरह की चीजें होती है। ठीक है, डॉविस और लॉरेंस, इन लोगों ने मैट्रिक स्ट्रक्चर को बताया था। तो डॉविस और लॉरेंस ने कहा था 3 फेज हो सकते हैं, क्रॉस फंक्शनल टास्क एक दूसरे के, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, एक एक ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, और मैच्योर मैट्रिक्स मिक्स कर रहे हैं कि भैया आप एक दूसरे से में घुस भी सकते हो, नहीं भी घुस सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब एक है नेटवर्क स्ट्रक्चर। A company with a network structure is often called a virtual organization because it is composed of series of projects, groups, and collaboration linked by constantly changing non-hierarchical like network. It is called a non-structure. सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। जैसे भैया यहाँ पे डिजाइनर भी है, अकाउंटिंग भी है, सप्लायर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, कस्टमर सपोर्ट भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और ये सब एक दूसरे के साथ भाई मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं क्या? हाँ, इसीलिए इसका काम है नॉन स्ट्रक्चर। मतलब भैया देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सर देखो यहाँ पे आप खुद से कंपनी कंसंट्रेट कर पाती है, कॉम्पिटेंस कर पाती है, आउटसोर्सिंग भी कर पाती है ना, और हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी दे पा रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट सही चल रहा है ना। लेकिन अगर आप डिसएडवांटेज देखोगे तो भैया यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स बन जाएंगे, आउटसोर्सिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्लॉयज का मोरल ऐसे में थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, लेकिन इसी का ही और अच्छा स्ट्रक्चर बना, जो बना हॉर ग्लास स्ट्रक्चर।
मतलब देखो भैया, ऊपर वाइड, ऊपर बहुत सारे लोग, नीचे बहुत सारे लोग, ये बीच में लोग कम हो गए। देखो ऊपर बहुत सारे लोग हैं, नीचे बहुत सारे लोग हैं, बीच में लोग कम है। ऐसा क्यों हुआ भैया? विद इन द डिमिनिशिंग रोल प्लेड बाय मिडिल मैनेजमेंट, as the tasks performed by are increasingly being replaced by the technology tools, a new form of organizational structure is seen. Horglass structure, organizational structure is consist of three layers with constructed middle layer. A shrinking middle layer coordinate diverse lower level activities. मतलब भैया टाइम वेस्ट नहीं होगा, लोअर लेवल जो टाइम ले रही ना, वो टाइम नहीं लेंगे। अब इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक। तो फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने अभी जो मैनेजर के मैनेजर्स होते थे, 3 लेवल से थी, मैनेजर, उनका मैनेजर, उनका मैनेजर, इसमें से सबसे पहले एक लेयर को खत्म किया और इवेंचुअली उन्होंने 2 लेयर को खत्म कर दिया। अब क्या होता है, मैनेजर का मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर, ये सब ना टाइम पास प्रोसेस है। सर इन सब में टाइम पास क्या है? इन सब में टाइम पास ये है कि बाबा, हर किसी का अपना अपना दिमाग। अब हर दिमाग में इंसान अपना अपने हिसाब से दिमाग लगाएगा। अब चूंकि हर इंसान अपने हिसाब से दिमाग लगाएगा, तो यहाँ पे गलती होने के और डिले होने के चांसेस बहुत है। गलती से ज्यादा डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और चूंकि यहाँ पे डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हमें प्रेशर है ऐसा। तो ये हमें देख के चलना पड़ता है हॉरग्लास जो सिस्टम है उसके अंदर। चलो भाई, 1.5 मिनट का ब्रेक और दिया, ठीक है, बस ज्यादा नहीं है, 3 ही पेज बचे हैं हमारे, ठीक है, 3 ही पेज हैं। 1.5 मिनट का हमने और टाइम दिया, एवरेज 10 मिनट लगता है एक पेज को खत्म करने में, एवरेज। चलो गाइस आगे बढ़े। हाँ जी सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की तरफ। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में सबसे पहले समझते हैं कि कल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कल रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ वैल्यूज, बिलीव, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट की बात चल रही है। हाँ जी सरकार, where does corporate cultures come from? A company's culture manifested the values and business principles that management reaches and practice in its ethical standard and official policies. मतलब obviously बात है, सारी चीजें टॉप से ही आ रही है क्या?
हाँ जी सरकार, सारी की सारी चीजें टॉप से ही आ रही है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट कल्चर को अगर मैं बोलूँ तो ऑफिशियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस से आता है, एथिकल स्टैंड, मैं आपको इसको लाइन से बता देता हूँ, आपको इसे याद नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, एथिकल स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डीलिंग विद स्टेक होल्डर्स, अरे भैया एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वेंडर्स हैं, ट्रेड यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, लेजेंड पीपल रिपीट्स अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन, पीयर प्रेशर दैट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों के साथ कल्चर आता है क्या? हाँ जी सरकार, कल्चर ऐसे आता है। कल्चर एले और ऑब्स्टिकल टू स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, अ कंपनीज कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन द वैल्यू एंड बिजनेस प्रिंसिपल दैट मैनेजमेंट रिचर्स एंड प्रैक्टिस इन इट्स ये तो रिपीट हो गया, छोड़ो मैं इसे समझा देता हूँ सर। हाँ मेरे को लग रहा है। ठीक है, कल्चर एली और ऑब्स्टिकल, देखो भैया देखो, समझो समझो समझो, कल्चर जो है ना वो दोनों बन सकता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर भी बन सकता है और ऑब्स्टिकल भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपका बिलीफ, विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच, ये आपने कैसे आज तक प्लान किया है, कैसे किया है, ये सब चीजों के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने आज तक सब कुछ कैसे किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोल ऑफ कल्चर क्या होता है सर? पल्स इन स्ट्रेटजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, आपके हो सकता है कल्चर के साथ हो जाए। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रेटजी एंड कल्चर, आपकी स्ट्रेटजी और कल्चर के बीच में प्रॉपर फिट भी बन सकता है और आपके प्रॉब्लम कल्चर को भी बदल सकता है। तो भैया यहाँ पर आती है कहानी कि ये हर चीज के लिए रिलेवेंट है क्या? हाँ जी सरकार। तो अब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको कल्चर को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको कल्चर में बदलाव करने हैं तो कल्चर में बदलाव करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला डायग्नोस, फिर कम्युनिकेट और फिर चेंज। सेम ठीक है, वही है यार। ठीक है, चलिए, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या आता है? लाओ तिजू, लाओ तिजू, तिजू। ठीक है, इन्होंने कहा था A leader is best when people barely know he exists. Strategic leadership की सबसे बढ़िया लाइन दी है लाओ त्जू ने, that a leader is best when barely known he exists. अगर लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो है, तब वो बेस्ट लीडर है। अगर आपको बार बार बताना पड़ता है ना कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, तो आप लीडर नहीं हो। ठीक है, अ लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल barely know he exists. When his work is done, his aim is fulfilled. They will say, we did it ourselves. मतलब लोगों को लगना चाहिए उसने खुद नहीं किया। ठीक है, लोगों को ऐसा लगना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, अपन बाद में आते हैं। ठीक है, मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन पुशिंग गुड स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूशन। स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट हैपेंस, क्लोजली मॉनिटरिंग, ठीक है, स्लोली सॉल्विंग द इश्यूज, लर्निंग ऑब्स्टेकल्स, promoting a culture of aspirate day crops that mobilize, energize organization members to execute strategy in a competent fashion, perform at high level. मतलब देखो भैया, सबसे पहले आपको रहना पड़ेगा टॉप पे, फिर आपको प्रमोट करना पड़ेगा कल्चर को। कीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बबलिंग इनोवेशन आइडियाज एंड सारी नई नई चीजें क्या आपको अलर्ट रखना है। Exercising ethical leadership, insisting that companies conduct fair like model corporate citizen। तो भैया सब कुछ फेयर चलना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, कहीं कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। पुशिंग करेक्टिव एक्शन इनटू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस भी आपको देख के चलना पड़ेगा। हाँ जी सरकार। क्या स्ट्रेटेजिक का इम्प्लीमेंटेशन में भी रोल है? हाँ जी सरकार। देखो वापस से बोलते हैं सर, क्या क्या काम है उसका इसके अंदर? चलो कोई बात नहीं, क्या क्या काम है उसका सर? 5 लीडरशिप रोल्स क्या है उसके अंदर? सबसे पहला, स्टे ऑन टॉप, प्रमोटिंग कल्चर, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव, एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, हाँ जी सरकार। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम लोगों ने नहीं करी। लीडरशिप में रोल क्या होता है? देखो, विजन लेके आना है आपको, चीफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड सर्विस रहना है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहना है, कल्चर आपको बिल्ड करना है, स्पोक्स पर्सन आपको बनना है, नेगोशिएटर आपको बनना है, रिसोर्स का अक्वायर एंड एलोकेटर आपको बनना है, क्राइसिस आपको मैनेज करना है, मोटिवेटर आपको बनना है, कैपेबिलिटी बिल्डर आपको बनना है, प्रोसेस इंटीग्रेटर आपको बनना है, आर्बिट्रेटर आपको बनना है, पॉलिसी आपको बनानी है, पॉलिसी एनफोर्स आपको करवानी है, और हेड चेयर लीडर भी आपको बनना है कि कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। इसे कहते हैं हेड चेयर लीडर। ठीक है, हाँ। लीडरशिप रोल इन इंप्लीमेंटेशन, क्या इंप्लीमेंटेशन में उनका रोल नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है।
strategic leader must effectively utilize the strategic management process to guide companies in forming strategic intent, mission, planning, providing guidance, improving, achieving strategic goals. तो भैया आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि भैया सब कुछ हो। अब यहाँ पर आपका जो काम है वो इस रोल के अंदर है, ठीक है। लीडरशिप का काम यहाँ पर आता है डिजाइन लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बनाते हैं सर। ऑर्गेनाइजेशन का हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो, मैनेजमेंट कंट्रोल का हो, रिवॉर्ड सिस्टम का हो, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का हो, फीडबैक का हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हो, स्ट्रेटजी प्लानिंग का हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का हो, क्या ये सारा काम एक अच्छे मैनेजर का ही है? तो आंसर है हाँ भाई, तो आंसर है हाँ। अब देखो यहाँ पर एक बात समझोगे, ठीक है। हाँ जी सरकार, चलिए। यस हाँ जी सरकार। इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होता है भैया? आप स्ट्रेटेजिक इंटेंट को देख रहे हो, एक्शंस को देख रहे हो, फॉर्मुलेशन भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो, और सारी चीजों को देख भी रहे हो। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक स्ट्रेटेजिक लीडर की? स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना, फॉर्मुलेट करना, कम्युनिकेशन होना, ह्यूमन कैपिटल देखना, ऑर्गेनाइजेशन को देखना, आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और हाई परफॉर्मेंस चीज़ों को भी बनाना है। करेक्ट। हाँ, तो लीडर का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। लीडर मतलब भैया द क्रिएटर। देखो कुछ तो रीजन होगा कि इलॉन मस्क की सारी कंपनियां इतना अच्छा कर रही है, वहीं पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंपनियां बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। भैया यहां पर सारी चीजें ना, आप समझ रहे हो क्या? आप समझ रहे हो क्या? ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है यार, हर चीज है यहाँ पर। तो हमें क्या हर चीज को देख के चलना होता है? तो आंसर है हाँ, हमें हर चीज को देख के चलना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शनल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल यूज द करिश्मा एंड एंथुसियाज्म। तुम कर सकते हो, अरे तू कर लेगा यार, तू कर लेगा, ठीक है। ये एक तरीके से लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को वो करता है, समझाता है, एक्साइटमेंट देता है, मिशन देता है, समझाता है कि देख हम क्या कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस चीजें लेके आता है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की जिंदगी बदलने वाला। ट्रांसलेक्शनल, भाई तू कर ले मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तू कर ले मैं तेरे को रिवॉर्ड दूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे स्टेटस दूंगा, मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा। तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई देखो तुम पढ़ लो यार, तुम अगर पढ़ोगे ना तो सोचो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तुम जब सीए बन जाओगे तब तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, तुम आग लगा दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। ये सब चीजें क्या है सर? ये सब चीजें हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल। समझ रहे हो क्या? ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। वहीं पे ही अगर आप बात करोगे भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, भाई ये कर लेंगे, भाई वो कर लेंगे, तब वो क्या होता है सर? वो होता है ट्रांजैक्शनल। समझ रहे क्या सब लोग? हाँ, सिंपल है। हाँ, ठीक है, बोलो। चलो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, लेट अस कम ऑन द पॉइंट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दो तरह के टेक्निकली अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की तरफ। अब आगे बढ़े क्या? चलो, बहुत ही सिंपल सी बात चल रही है। हाँ जी सरकार, चलिए ओके। प्रीमाइस कंट्रोल सर, premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment to verify validity, accuracy of the premises on which strategy has been built। मतलब हम लोग देख रहे हैं भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल फैक्टर की तरफ से देखेंगे। एक होता है स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। Contrary the premises control, the strategic surveillance is unfocused. It involves general monitoring of various sources of information to cover unanticipated information having a bearing on organization strategy। मतलब आप भैया लोगों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट and is often regarded as the core of the management process। Controlling function involve monitoring the activities and measuring results against pre-establishment standard, analyzing and correcting deviations as necessary, and maintaining adapting the system। Primary, there are three types of organizational control: ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो तीन प्रकार के आप कंट्रोल ले सकते हो। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट कंट्रोल, और एक होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन एक सेकेंड के लिए,
एक सेकंड अपन यहाँ पे आते हैं सर। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या है? द थर्स्ट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इज ऑन इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट टोटल ऑफ मोर एग्रेसिव मैनेजमेंट। आप एकदम घुस घुस के देख रहे हो, ठीक है, एकदम घुस घुस के आप बजट देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो, स्टॉक कंट्रोल कर रहे हो कि कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, आप प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, क्वालिटी को देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। एक होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब क्या हो गया है? व्हेन compared with the operational management control is more of inclusive and more aggregative in the sense of embracing। मतलब भैया आपने एक तरीके से एचआर मैनेजमेंट देख लिया आपने। देखो सुनो सुनो सुनो, ऑपरेशनल बोलता है स्टॉक कंट्रोल, मैनेजमेंट बोलता है इन्वेंट्री कंट्रोल। भाई वो बोलता है कितनी यूनिट पड़ी है, कैसे है, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये बोलता है चल ठीक है कितनी पड़ी, चल ठीक है चलेगा। एचआर कैसा चल रहा है, टेक कैसा चल रहा है बड़े लेवल पे। और एक होता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल। Strategic control is the process of evaluating strategies as it formulated and implemented. It is directly towards identifying problem, changes in premises and making necessary adjustment। ठीक है, हम प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर देख रहे हैं, हम इंटेंट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, हम इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी सरकार, हम इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। चलो कंट्रोल के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ, प्रीमाइसिस कंट्रोल सबको क्लियर है, सर्वेलेंस कंट्रोल सबको पता है? हाँ जी सरकार। एक होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। At times, unexpected event may force organization to reconsider their strategy। कुछ अचानक से हो गया, कोई नेचुरल कैलिमिटी आ गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, गवर्नमेंट बदल गई, ऐसे इवेंट्स में जो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजों में आती है ना, वहां हम बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ठीक है। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। भैया जो भी होगा हमारे सामने होगा, ठीक है, हम स्ट्रेटजीज को मॉनिटर करेंगे, माइलस्टोन्स को रिव्यू करेंगे, है ना, तो ये आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स असेसिंग नीड फॉर द चेंज इन ओवरऑल स्ट्रेटजीज इन लाइट ऑफ अनफोल्डिंग इवेंट्स रिजल्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीमेंटल स्टेप्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा प्रीमाइसिस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन में आ गया इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ आ गया मेरा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। करेक्ट? हाँ जी सरकार। बोलो बेटा, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ। अब आ रहा है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर इज अ मेथड दैट इंक्रीज लाइन एग्जीक्यूटिव्स understanding of an organization strategic goals and offer a continuous system for tracking process towards this objective using clear cut performance measurement। हम एक एक चीज को ध्यान देके चला रहे हैं, हम अपने गोल्स को, अपनी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं, हम हर चीज के अंदर काम कर रहे हैं। strategic measure controls are key indicator that organization use to track effectiveness of their strategies and make इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर रिसोर्स एलोकेशन। प्रॉपर घुस के देख रहे, प्रॉपर घुस के देख रहे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दो चीज होती है। फर्स्टली देयर नीड टू बी क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या करना है, क्या होना है, सब कुछ पता होना चाहिए। सेकंड, केपीआईज नीड टू बी केयरफुली चूजन बिकॉज दे विल इन्फ्लुएंस बिहेवियर। क्या केपीआईज प्रॉपरली चूज करनी है? हाँ जी सरकार। यहां पर हमें एकदम ज्यादा ध्यान देना है, कहीं भी हम गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा केपीआई स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी सारी की सारी चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई भी गलती हमें अफोर्ड नहीं करनी है। ऐसा समझ रहे हो क्या? कोई भी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर इसी के पार्ट में है ना। देखो अब यहां पर टोटल मिलाकर आपके 5-6 चीजें, 7-8 चीजें होती एक तरीके से। फाइनेंशियल मेजर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर, मार्केट मेजर, एम्प्लॉयज मेजर, इनोवेशन मेजर, एनवायरमेंटल मेजर, ये हमारी सारी चीजें, ठीक है। 2 4 6 चीजें होती है। सबसे पहला हम रखते हैं फाइनेंशियल मेजर, मतलब हम देख रहे हैं सेल्स बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, आरओआई क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सारा धंधे की बात। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब भैया हम देख रहे हैं कस्टमर रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर लॉयल है कि नहीं है, हमारा कस्टमर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मार्केट मेजर कि भैया हमारा मार्केट शेयर कैसा है, कस्टमर एक्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कस्टमर का रेफरल क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, प्योरली कस्टमर की बात हो रही है। एम्प्लॉयज मेजर मतलब भैया एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेट क्या है, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट कितना है, हमारे कितने एम्प्लॉयज मतलब कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, हम ये सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। इनोवेशन मतलब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, हमारी स्पेंडिंग कैसी है, हमारे पास पेटेंट है कि नहीं है, एप्लीकेशंस, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये सब चीजें है या नहीं है। उसके बाद एनवायरमेंटल मेजर
एनवायरमेंटल मेजर्स, हमारी एनर्जी कंजम्पशन कैसा है, वेस्ट हम ज्यादा दुनिया को खराब तो नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन इमिशन ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, हम देश को खराब तो नहीं कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कहीं हम ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जो बहुत गलत हो गई, ऐसा। टुवर्ड मोर होलिस्टिक मेजर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, इसमें तीन चीजें होती है, तीन या फिर चार कह सकते हो आप। पीपल प्लानेट प्रॉफिट, पीपल प्लानेट प्रॉफिट पर्पस, ठीक है, ये यहां पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। होलिस्टिक के अंदर दो तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है, आप पीपल प्लानेट प्रॉफिट को देख रहे हो या पीपल प्लानेट प्रॉफिट और पर्पस को भी साथ में देख रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्रू the practice has presently pushed the frontier of the strategic performance beyond the financial metrics. Thus, triple bottom line framework emphasizes people and planetary concern besides profitability of economic prosperity alone. ठीक है, हाँ जी सरकार। इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर क्या है, हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इसका काम क्या है। देखो, गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और हमारा एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, ये चार चीजें। गोल अलाइनमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अलाइन देयर स्ट्रेटजीज विद देयर गोल्स ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग दैट दे आर ऑन ट्रैक। भैया हम लोग देख रहे हैं हमने सब कुछ सही कर रहे कि नहीं कर रहे, हमने रिसोर्स सही तरीके से अलोकेट करी कि नहीं करी, हमने इन्फॉर्म डिसीजन लिए कि नहीं हमारे रिसोर्सेज के लिए, हमने जो हमारे रिसोर्सेज को लेकर सोचा था। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, रिसोर्स अलोकेशन, हमने जो सोचा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। Continuous improvement. Strategic performance measure provide organization with a framework for continuous improvement, enabling them to take progress and make adjustment improvement. भैया हम टाइम टू टाइम देख रहे हैं हम जो सोच रहे थे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा, हमने कुछ सम तो नहीं सोचा, हमारा कुछ हुआ तो नहीं है, ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मतलब strategic performance measures help organization demonstrate accountability and stakeholder इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, कस्टमर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। बाहर के लोगों के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि भैया हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडीज, इन सबके हिसाब से हमने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया जो बहुत गलत हो गया है ना, हमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि कुछ गलत ही हो गया, कोई पंगा तो नहीं हो गया, कोई कांड तो नहीं हो गया, है ना। हम घुस के देख रहे, समझ रहे हो तुम लोग, हाँ जी सरकार, तो हम घुस के देख रहे, ठीक है। लास्ट टॉपिक दैट इज चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रिलेवेंसी है, हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और हमारे एक्शनेबल मीनिंगफुल होने चाहिए, हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए, एक्शनेबल मीनिंग होने चाहिए, ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी, द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन डेटा दैट व्हाट इज अवेलेबल, हम पूरे डेटा के हिसाब से चलें, हवा में न चलें। डेटा क्वालिटी, the measure should be based on high quality data and accurate and reliable data. डेटा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा ले लो, डेटा भी सही होना चाहिए। डेटा टाइमलाइंस, द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन डेटा दैट इज करंट एंड अप टू डेट। हवा में डेटा ले लिया, पुराना डेटा ले लिया तो काम नहीं होगा। अब आप देखो, चार में से तीन चीजें डेटा बोल रही है। पहला है, अगर आपको अपनी राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर करना है तो सबसे पहले आप रिलेवेंस देखोगे, फिर आप डेटा अवेलेबिलिटी देखोगे, फिर आप डेटा की क्वालिटी देखोगे, फिर आप डेटा का टाइमलेसनेस देखोगे। मतलब पूरे केस में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सर? पूरे केस में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी प्रोसेस में मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए दैट डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच यू कैन हैव इट। क्या डेटा से इंपॉर्टेंट कोई चीज टेक्निकली है? तो बोले आंसर है नहीं, डेटा इज द मोस्ट रिलेवेंट थिंग यू कैन हैव इट। समझ में है क्या बात? हाँ जी सरकार, क्या सबको क्लियर है? आई होप गाइज ये वाला चैप्टर सबको इजी रहा होगा, शानदार, जानदार, मजेदार रहा होगा। एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप लोगों ने सही तरीके से सब कुछ पढ़ लिया होगा। एंड या तो भैया इस चैप्टर को आप कर लो स्पीड से। अब मेरे हिसाब से हाथों हाथ एक बार हाथों हाथ खुद से रिवाइज मारो और अभी के अभी बैठ के एक बार के लिए क्वेश्चंस भी कर लो, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा और दे दो, आधा घंटा पहले खुद से पढ़ो, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ो और सब कुछ करो। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट आप चीजों को कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस, इज दैट डन? हाँ जी सरकार। आई होप इट इज वेरी 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 सिंपल फॉर एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते हैं, चलो बाय बाय।